गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एक बार सभी बच्चे बताएंगे आवाज आ रही है या नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ। चलिएगा, जल्दी से बताएं। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो? बताएंगे फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। जल्दी से, कल जो पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई ऐसा पॉइंट जो आप समझ ना पाए हो, एक बार बताएंगे। हम डिस्कस कर रहे थे यूनियन गवर्नमेंट को लेकर भाग 5, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक हमें पढ़ना है, यानी कि 151 तक पढ़ना है भाई। वो कल पीडीएफ, एक बार उसको बोलना यार सर, प्रशांत को बोलना पीडीएफ क्यों नहीं डल रही है। उसको बोलो कि कल भी बोला तो मैं, पीडीएफ क्यों नहीं डली इसमें अब तक। चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई, कैसे हैं बताएंगे। चलिए वो डलवा देंगे भाई, उसको कल भी बोला था। आज डल जाएगा, उसको आज शाम तक कैसे भी करके डलवा देंगे। आप परेशान मत होइएगा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं भाई, एक बार सभी बच्चे कंफर्म करें आवाज को लेकर। क्या दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? दोनों चीजें कंफर्म है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। कहाँ तक हम पढ़ चुके थे? हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 55, यानी कि हम इलेक्शन, जो हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शंस होता है जिसको हम निर्वाचन मंडल भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, निर्वाचन मंडल कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें इन सभी चीजों को। यहाँ पर मैंने आपको बताया था निर्वाचन मंडल को लेकर, है ना, अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 को लेकर क्या कहा था, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 55 को लेकर ये कहा था कि इसमें 50 प्रस्तावक होते हैं, है ना, 50 इसमें अनुमोदक होते हैं। 50 इसमें कितने? 50 अनुमोदक होते हैं। ये सभी बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा था। और इसमें क्या होता है, इसमें 15,000 रुपए, है ना, जमानत राशि के तौर पर जमा किए जाते हैं। वो भी कहां पर? आरबीआई में। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, आरबीआई में जमा होते हैं भाई, है ना। जब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो एक बार आप भी डाउट में आ जाओगे। ठीक है, आप भी डाउट में आ जाओगे आरबीआई में कैसे जमा होंगे, या तो इलेक्शन कमीशन के पास होने चाहिए थे या कहीं और जमा होने चाहिए थे, फिर आरबीआई में क्यों जमा किए जाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि आरबीआई में ही जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपए जमा किए जाते हैं, अगर वैध मतों का, वैध मतलब यहाँ पर हो जाएगा लीगल, है ना, लीगल, है ना, लीगल जो वोटिंग है, अगर इनका 1/6 प्राप्त नहीं कर पाते, 1/6, 1/6 पार्ट अगर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जमानत राशि जब्त हो जाएगी, है ना। जो जमानत राशि के तौर पर जमा की गई है, कितनी? 15,000 रुपए, ये जब्त हो जाएगी, ये वापस नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है? तो यहां तक ये चीजें आर्टिकल 55 में हम डिस्कस कर रहे थे। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और हमें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें पढ़ना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये आर्टिकल 55 में ही है भाई। इस प्रणाली को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली को एकल संक्रमणीय प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय प्रणाली कहा जाता है। प्रणाली कहा जाता है, ध्यान रखना। अगर प्रणाली से क्वेश्चन आता है कि भाई भारतीय चुनाव प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। और अगर वोट पूछ लिया जाए कि वोट कैसे डलता है राष्ट्रपति चुनाव में, तो वोट डाला जाता है इनडायरेक्टली, या अप्रत्यक्ष चुनाव जिसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव इसको कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से, है ना, क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं, याद रखना। बात समझ में आई यहां तक? तो ऑप्शंस आपको यहां पर देखकर टिक करना होगा। बातें क्लियर है? चलिएगा, अब बात आती है कि ये एकल संक्रमणीय प्रणाली होती क्या है ना। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि आपने बता तो दिया कि भाई एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है, लेकिन ये होता कैसे है, कैसे वोट डलता है। एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय प्रणाली, है ना, आपने बता तो दिया कि भाई ये होता कैसे है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए कि वोटिंग होता कैसे है। वोटिंग होता कैसे है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है
और डी है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितना पोस्ट होता है, एक पोस्ट होता है, एक हमारे राष्ट्रपति होंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 कैंडिडेट है, चलिए 4 नहीं हम 5 कर लेते हैं। आप इनको 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकुश गुज्जर वो दिख जाएगा भाई, परेशान मत हो, उसको अपडेट करा दिया जाएगा, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान मत होया करें आप, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स ये हैं, है ना, 4 कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, 5 कैंडिडेट्स हैं, आप इनको 6 कर सकते हैं, आप इनको 7 कर सकते हैं, आप इनको 8 कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना इनको कर सकते हैं, जितना चाहें उतना इनको कर सकते हैं। समझिएगा राष्ट्रपति जी को वोट कैसे डलता है, समझिएगा राष्ट्रपति जी को वोट कैसे डलता है, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई एक सांसद है या कोई एक विधायक है, वो अपना वोट कैसे देगा, है ना। मान लीजिए कोई सांसद है या कोई फिर विधायक है, तो ये अपना वोट कैसे देगा, ये अपना वोट कैसे देगा। मान लीजिए मैं एक सांसद हूं या मैं एक विधायक हूं, मेरी इच्छा है कि राष्ट्रपति जो बने वो सी नाम का व्यक्ति बने, पहला मेरा वोट इनको जाए। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं विधायक हूं या कोई विधायक है, आपके क्षेत्र का कोई विधायक है, वो भी मान लीजिएगा, है ना, वो पहला वोट चाहता है कि सी नाम का व्यक्ति राष्ट्रपति बने। अगर ये राष्ट्रपति नहीं बनना या ये राष्ट्रपति ना बने तो दूसरी मेरी प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जब आप एसएससी जीडी का एग्जाम भरते हो या एसएससी सीजल का एग्जाम आप फुलफिल करते हो, तो उसमें आपसे प्रेफरेंस पूछा जाता है कि भाई पहले आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर आप कौन सी पोस्ट चाहते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सी पोस्ट चाहते हैं, चौथे नंबर पर कौन सी पोस्ट चाहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही है, मैं ए नाम का व्यक्ति हूं या मैं एक्स नाम का व्यक्ति हूं, मेरी पहली वोट जानी चाहिए किसको, मैं सी को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता हूं। अगर ये ना बने तो दूसरे नंबर पर मेरी वोट जाएगी किसको, ई को। तीसरे नंबर पर मेरी वोट जाएगी किसको, तीसरे नंबर पर मेरी वोट जाएगी यहाँ पर ए को। चौथे नंबर पर मेरी वोट जाएगी किसको, बी को। और इसी प्रकार से जो मेरी वोटिंग है ये डिवाइड की जाती है, ये मेरा प्रेफरेंस देखा जाता है, ये मेरा प्रेफरेंस देखा जाता है। और पांचवें नंबर पर जाएगी किसको, डी को। यानी कि एक व्यक्ति सभी को वोट देता है, एक व्यक्ति जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में उन सभी को डिवाइड करके वोट करता है ना, इक्वली वहां पर वोट करता है ना, इक्वली वोट देता है। ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है या नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसे कहते हैं निर्वाचन प्रणाली, इसे क्या कहा जाता है, निर्वाचन प्रणाली इसको कहा जाता है, ठीक है। बातें क्लियर है, चलिएगा बहुत बढ़िया। तो इसको एकल संक्रमणीय प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली इसको कहा जाता है। क्लियर, चलिए यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताएंगे, अगर कोई डाउट है तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से। बताएंगे, कमेंट करेंगे। चलिएगा, है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचन प्रणाली कैसी होती है, ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको करा चुका हूं। भाई बार बार रिपीटेशन क्यों कर रहे हो मैसेज का दोस्त, मैं आपको बोल चुका हूं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बार बार एक ही कमेंट लिखने से वापस नहीं आएगी वो, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, ठीक है। चलिएगा अब एक यहां पर छोटा सा आपको नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है, मान लीजिए कभी अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, है ना, कोई विवाद हो जाता है ना, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है ना, तो यहां पर ये वोट जो जाएगा या ये जो विवाद है ये कहां जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद का मामला है तो ये कहां जाएगा, चुनाव आयोग में जाएगा, प्रधानमंत्री के पास जाएगा, उपराष्ट्रपति के पास जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये क्वेश्चन बनता है भाई, ये क्वेश्चंस बन जाता है, इसको लिखना नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा ये,
ये पूछा कहीं नहीं जाएगा, आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया। ये टेबल नहीं आपसे पूछी जाती, आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को क्या कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को उसको बताऊंगा। एक विधायक का ही वोट देता है क्या? हाँ, एक विधायक भी वोट देते हैं, एक सांसद भी वोट देते हैं, है ना। एक विधायक भी वोट देंगे, एक सांसद भी वोट देंगे, ठीक है ना। प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, है ना। वोटिंग सिस्टम कैसा है, प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। प्रणाली को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं भाई। बेसिक बेसिक सी हिंदी के कुछ वर्ड तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ऐसा मत बनो, आप भारतवासी हैं तो कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन आप भारत में जन्मे हैं तो हिंदी का भी आपको ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर क्या है, ये हो जाएगा आपका एकल संक्रमणीय प्रणाली, है ना। यहां पर याद रखेंगे इस चीज को। प्रणाली में मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। तो ये, और वोटिंग कैसे होता है? इनडायरेक्टली वोटिंग सिस्टम यहां पर है। कैसा है? इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम दिया गया है, इनडायरेक्ट। बातें क्लियर? चलिए, अब मैं बात कर रहा था विवाद को लेकर। तो यहां पर अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है, चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है, चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है, चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है, तो ये कहां जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, न्यायालय जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। ध्यान रखना, ये सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। आर्टिकल 51, सॉरी आर्टिकल 71 के तहत, आर्टिकल 71 में इस बात को लेकर प्रोविजन किया गया है कि अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी मामला है, इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा आर्टिकल 71 के तहत, है ना। आर्टिकल 71 के तहत। अरे बात समझ में आई या नहीं, बस इतना बता दें आप। क्लियर? कोई डाउट किसी को? प्रणाली बता दिया भाई मैंने। आप वोटिंग को लेकर समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, पहले मुझे ये बताएंगे। अभी मुझे लग रहा है कुछ बच्चे इस बात को लेकर डाउट में हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन करता है। वोट करते हैं, जैसे आप यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, आप बिहार से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, वहां पर विधानसभाएं होती हैं। जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं, आपके राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनके विधायक भी वहां बनते हैं, तो वो विधायक भी वोट करते हैं। वो विधायक भी अपनी विधानसभा में वोट करेंगे, और हमारी पार्लियामेंट में सांसद भी वोट करते हैं भाई। इसको समझिएगा, पूरे भारत में होता है। बस आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करती है। आम जो जनता है, जैसे हम और आप हैं, हम वोट नहीं करते हैं, है ना। हम वोट नहीं करते हैं। विजय कैसे होगा? हाँ, ये आप पूछ सकते हैं, विजय कैसे होगा। मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, इनकी वोटिंग गिनी जाएगी। इनमें से वोटिंग में जिसको सबसे कम वोट मिलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलें, ए नाम का जो व्यक्ति है, टोटल जो 100 वोट पड़े, ए नाम के व्यक्ति को 10 वोट मिले, बी नाम के व्यक्ति को 50 वोट मिले, सी नाम के व्यक्ति को यहाँ पर 10 वोट मिले, है ना। कितने हो गए? 50, 60, 70 हो गए, है ना। और यहाँ पर इनको 20 मिले और इसको 10 मिले, तो सबसे कम जिसको मिलेंगे उसको बाहर कर दिया जाएगा, और ये 10 वोट बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इसके 10 वोटिंग ये चारों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर देखा जाएगा सबसे कम किसका है, सबसे कम जिसको मिलेगा उन तीनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर सबसे कम किसको मिलेगा उसको यहां पर डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि जितने कैंडिडेट हैं, मान लीजिए एक कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला, तो उसके वोट्स को दूसरों को दे दिया जाएगा। फिर दूसरे राउंड की जनगणना होगी, काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग में सबसे कम जिसके वोट होंगे उसके वोट्स को फिर डिवाइड कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर की फिर काउंटिंग होगी, उसको फिर डिवाइड कर दिया जाएगा। ये काउंटिंग जब तक चलती रहेगी जब तक सभी वोटों का डिवाइडेशन ना हो जाए और एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट ना मिल जाए, एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट ना मिल जाए, यानी कि इक्वली इसको डिवाइड करना, है ना। इक्वली डिवाइड किया जाता है उसको। क्लियर है? चलिएगा, ये पूछा नहीं जाता, बस जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं। किसी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है कि चुनाव प्रणाली का टेबल बना के दिखाओ, या फिर इसको हमें बताओ कि कैसे जीतता है। कोई आज तक किसी भी सिंगल एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 71 आपसे पूछा जाएगा, इसमें क्या वर्णित है, इसमें क्या वर्णन किया गया है। बात समझ में आई? चलिएगा, आर्टिकल 56 क्या कहता है भाई?
आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 56 है ना, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 या जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ध्यान रखेंगे। बातें समझ में आई या नहीं? क्लियर है? राष्ट्रपति का कार्यकाल ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आप सभी जानते हो कि 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? ये 5 साल होता है। कार्यकाल कितना है मेरे भाई? ये 5 साल है। ये 5 साल है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये 5 साल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? यहाँ तक जल्दी से बताएंगे। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि 5 साल से पहले ये अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं अपने पद से, ये रिटायर होना चाहते हैं इस पद से, तो ये अपना इस्तीफा या त्याग पत्र अपना जो देंगे, ये किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है ये किसको देता है भाई? ये उपराष्ट्रपति को देता है। किससे? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, जो ये अपना इस्तीफा देंगे, रिटायरमेंट करेंगे, तो किसको देंगे त्याग पत्र? ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। बातें समझ में आई? चलिए, और इसमें क्या पॉइंट बनेंगे? मान लीजिएगा ये तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इन्होंने इस्तीफा दिया। अगर मिड टर्म में 5 साल के कार्यकाल के बीच में ही अगर मृत्यु हो जाए, तब कंडीशन क्या होगी? बताएंगे एक बार। मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन उनकी 3 साल के बाद मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर कंडीशन क्या हो सकती है? मृत्यु होने पर कंडीशन क्या होगी? मृत्यु होने पर, है ना, मृत्यु होने पर कंडीशंस क्या होंगी बताएंगे? मृत्यु होने पर क्या होगा? मृत्यु होने पर क्या कंडीशंस होंगी बताइएगा? बताएंगे भाई? अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका पद खाली हो जाएगा, ठीक है ना, उनके मृत्यु होने से भी पद खाली होगा, या वो अपना त्याग पत्र देते हैं तब खाली होगा, या उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तब पद खाली होगा, है ना, तब पद खाली होगा, या वो बीमार हो जाते हैं तो ये कुछ समय के लिए उनके पद रिक्त हो जाते हैं, उनके समय के लिए कुछ पद रिक्त हो जाते हैं मेरे भाई, है ना, उनके समय में, जैसे मान लीजिए उनकी डेथ हो गई, वो मर गए, है ना, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका पद ये खाली हो जाएगा। महाभियोग जिसको इम्पीचमेंट बोला जाता है, अभी इसके बारे में आर्टिकल 61 में हमें पढ़ना है कि इम्पीचमेंट होता क्या है ना, इम्पीचमेंट होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, या जिसको महाभियोग बोला जाता है, ठीक है ना। मान लिया वो बीमार हो जाते हैं या फिर कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, तो ये अस्थायी तौर पर अपने पद से त्याग देना होता है, यानी कि कुछ समय के लिए वो वहां पर अपने पद पर नहीं है। ऐसी कंडीशन में इनके पद का निर्वहन कौन करेगा? है ना, ऐसी कंडीशन में इनके पद का निर्वहन कौन करेगा? है ना, ऐसी कंडीशन में इनके पद का जो निर्वहन करता है ये हमेशा उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करेंगे। मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, फिर कौन करेगा? अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए जाते हैं। इन दोनों को आपको देखना है, इन दोनों को आपको देखना है भाई, दोनों को समझते हुए चलना है, इन दोनों को समझते हुए चलना, इन दोनों को देखना है। दोनों कंडीशंस आपके सामने मैंने रख दी हैं। अगर इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, ये अपनी स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका पद जो खाली होगा वो कैसे होगा? इनका पद जो खाली होगा, या तो फिर इनकी मृत्यु हो जाए, या फिर ये महाभियोग के द्वारा इनको हटा दिया जाए, ये कंडीशन है, या ये कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं, या फिर ये बीमार हो जाते हैं। तो इस कंडीशंस में, इन सभी कंडीशंस में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनके पद पर कार्य करते हैं,
और इसके अलावा यहां पर अगर उपराष्ट्रपति नहीं है फिर कौन करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश, वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहां पर एक ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट क्या है, मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं, है ना, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे हैं, है ना, ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे हैं भाई, है ना, राष्ट्रपति के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं। तो इनका जो कार्य है या इनकी जो पावर है, क्या ये राष्ट्रपति के समान रहेगी या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के समान रहेगी। मान लीजिए वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये कुछ समय के लिए छुट्टी पर चली जाती है। हमारे उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, ये उनके पद पर कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा कार्य जो किया जाएगा ये राष्ट्रपति के समान होगा या उपराष्ट्रपति के समान होगा, या जो ये कार्य करेंगे क्या वो मान्य होंगे या नहीं होंगे, क्या वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा, इनका जो ये कार्य है ये वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या नहीं माना जाएगा। इन सभी प्रश्नों का एक ही आंसर होता है कि इनकी जो पावर है, उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाता है, नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो वो सारी शक्तियां उनके पास आ जाती हैं जो एक प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सभी, है ना, पावर्स राष्ट्रपति के समान होंगी, सभी पावर राष्ट्रपति के समान होंगी, राष्ट्रपति के समान होगी, राष्ट्रपति के समान होगी। बात समझ में आई या नहीं, समान होगी, राष्ट्रपति के समान होगी। बात समझ में आई या नहीं बताएंगे। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को, है ना, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को। हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है तो बताएंगे जल्दी से फटाफट। देखना पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ये रटने वाला नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि ये लाइन रट रट लेंगे, ये लाइन रट लेंगे, ऐसा नहीं होगा। रटने वाली चीजें जा चुकी है भाई। क्वेश्चंस भी अब ऐसा नहीं आता कि कार्यकाल बता दीजिएगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पद पर राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास जो पावर होगी वो किसके समान होगी, आप मुझे बताएंगे। अगर आप ये किसी बुक में डायरेक्टली लिखा दिखाएं तो मुझे बताइएगा, या आपने किस डायरेक्टली इस चीज को पढ़ा हो तो बताएं। ये इनबिल्डेड चीजें हैं, है ना, इनबिल्ड ये चीजें दी गई हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी क्लासेस कराई जा रही हैं। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, वन डे एग्जाम में जैसी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही है कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। चाहे फिर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीके जीएस पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, जो भी आपको कराया जा रहा है नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। किसी बुक में ये चीजें नहीं मिलने वाली, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाले। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को पढ़ लीजिए, है ना, बेहतर चीजें हैं, ध्यान से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आर्टिकल 56 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बात समझ में आई। चलिए आर्टिकल अनुच्छेद 57 क्या कहता है एक बार इस पर डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 57 क्या कहता है एक बार इस पर डिस्कस करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस भाई आते हैं। आपका अगर कोई डाउट है मन में तो एक बार मुझे बताएंगे, एक बार बताइएगा अगर कोई भी आपको डाउट है। जल्दी से बताएं भाई। नो डाउट।
ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, है ना, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि दोबारा से निर्वाचित हो सकते हैं या नहीं। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, क्या ये दोबारा से निर्वाचित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो क्या ये दोबारा से राष्ट्रपति बन जाएंगी या नहीं बन पाएंगी। क्या ये सेकेंडरी राष्ट्रपति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। क्या ये सेकंड टाइम राष्ट्रपति बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। ध्यान रखिएगा, हमारे राष्ट्रपति दोबारा से नियुक्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, निर्वाचन हो सकता है, पुनः निर्वाचन हो सकता है। भाई, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई यहाँ तक, कोई क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, है ना। दूसरा यहाँ पर एक चीजें और ध्यान रखनी है आप सभी को, है ना, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हाँ, आप लेट हैं, वो बना चुके हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कितनी बार भी आप एक राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकते हैं, है ना, कितनी बार भी, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, निर्वाचित हो सकते हैं, ध्यान रखना, कितनी बार भी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, मैक्सिमम आपको यहाँ पर अटेम्प्ट दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे अमेरिका में है कि केवल 2 ही बार आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। अगर आप अमेरिका में निवास करते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो आप 2 बार के लिए वैलिड हो। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर एजुकेशनल कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप पढ़े लिखे होने अनिवार्य होंगे, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। और कितनी बार भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 57। नेक्स्ट आर्टिकल 58 क्या कहता है, आर्टिकल 58 क्या कहता है, आर्टिकल 58 को एक बार देखिएगा। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, योग्यता क्या है एक बार देखेंगे इसको, योग्यता क्या है एक बार देखिएगा सभी चीजों को, है ना। एलिजिबिलिटी क्या होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन यही है, सबसे पहली कंडीशन यही है, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपकी जो आयु है या एज है ना, एज या जिसको हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं, ये 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, है ना, आप लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लोकसभा सदस्य बनने की आप योग्यता रखते हो, बनने की योग्यता रखते हो, बनने की योग्यता रखते हो, योग्यता रखते हो, रखते हो, है ना। अब ये लोकसभा बनने की योग्यता जो है ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कब, री इलेक्शन की बात नहीं चल रही है, ये इलेक्शन की बात चल रही है, ना कि री इलेक्शन की बात चल रही है।
ये केवल और केवल इलेक्शन की बात चल रही है मेरे भाई, है ना। इसको री इलेक्शन मत सोचना, ये इलेक्शन की ही बात है। चाहे कोई फर्स्ट टाइम लड़ रहा है, चाहे कोई सेकंड टाइम लड़ रहा है, ये सभी के लिए प्रोसेस है। ये सभी के लिए प्रोसेस है, चाहे कोई आज तक राष्ट्रपति बना है या नहीं बना है, या सेकंड टाइम बनने जा रहा है, या थर्ड टाइम बनने जा रहा है, या पहली बार में बनने जा रहा है, सभी के लिए क्राइटेरिया यही रखा गया है। ठीक है। चौथा यहाँ पर क्या दिया गया कि आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अब इस कंडीशंस को एक बार समझिएगा, इसमें से 3 कंडीशन आपको समझाऊंगा, चौथी कंडीशन आज से हम तीसरे दिन बाद पढ़ लेंगे। चौथी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आप भारत के नागरिक होंगे, है ना, आप भारत के नागरिक होंगे। आप मुझे बताएंगे, मान लीजिएगा जो बाइडेन कौन है, चलिए इसे भी छोड़िएगा, जो बाइडेन भी छोड़िए, मान लीजिएगा जॉर्जना मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी है, सुनिएगा मेरी बात, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं, जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। कल ये भारत का नागरिक बन जाती है, कल ये भारत की नागरिकता ले लेती हैं, तो क्या ये राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं है? कल इन्होंने सिटीजनशिप ले ली कि मैं भारत की सिटीजन हूं, तो क्या ये भारत की प्रेसिडेंट बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? इससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे आप, है ना, इनसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आप। मैंने कहा अभी वर्तमान में ये इटली की नागरिक है, कल ये भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेती है, ठीक है, क्या ये भारत का प्रेसिडेंट बनने के एलिजिबल है या नहीं? क्या ये भारत की प्रेसिडेंट बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी? पहली कंडीशन तो ये है कि सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि वो भारत की नागरिक है या नहीं। अब वो चाहे फिर जॉर्जिया मेलोनी हो, व्लादिमीर पुतिन हो, जो बाइडन हो, है ना, डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि वो क्या है, वो भारत का नागरिक है। ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कंप्लीट हो चुके हैं 35 ईयर्स। उसके बाद फिर चाहे वो 135 साल का हो, 150 साल का हो, 100 साल का हो, 75 साल का हो, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन 35 से कम वाला नहीं चलेगा, 35 से कम वाला नहीं चलेगा, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 34 साल, है ना, 34 साल 11 माह भी नहीं चलेगी, है ना, 34 साल 11 महीने भी नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। 35 इसके बाद फिर चाहे आप 36 साल के हैं, 136 साल के हैं, 236 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है। ये वाला पॉइंट आज से तीसरी क्लास में मैं आपको कराऊंगा, कराऊंगा नहीं, अपने आप समझ जाओगे आप ये कंडीशन क्या है। तो अभी के लिए इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि फिर आपको पहले मुझे लोकसभा समझानी पड़ेगी, फिर ये एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। इससे अच्छा है कि तीसरी क्लास में इसको समझ लें। अब ये क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, ये है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा मैंने किसी बैंक से पैसा लिया है, मैंने किसी फाइनेंशियल कंपनी से पैसा लिया, और उस पैसे को लौटाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, वो पैसा मैं नहीं लौटा पा रहा हूं, तो मैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता हूं। कैसे? मैं ये कहूंगा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं दिवालिया हो चुका हूं। दिवालिया इन द सेंस मतलब मेरा दिवाला निकल चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। इन 4 कंडीशंस को याद रखेंगे। इसे कहते हैं राष्ट्रपति की योग्यता, इसे कहते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। अभी तक आपने केवल एक योग्यता पढ़ी थी कि भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। इन दो में ही आप घुसकर रह जाते हो, इसके आगे की कहानी भी समझनी है। ठीक है ना। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता ले लेता है, क्या वो भारत का प्रेसिडेंट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? 99 बच्चों ने इसको गलत किया था, क्योंकि वहां पर एक शब्द आ गया विदेशी, एक विदेशी भारत की नागरिकता, इस शब्द को नहीं पकड़ पाए कि वो नागरिक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीमा हैदर है ना, पाकिस्तान से आई है, अभी उसको नागरिकता नहीं दी गई, है ना। नागरिकता क्यों नहीं मिली, वो मैं नागरिकता वाले पोर्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, जिस बच्चे ने नहीं देखा जाकर देखना उस चीज को। क्या वो भारत की प्रेसिडेंट बन पाएगी? अभी तो नहीं बन पाएगी भाई। वो उसके लिए अप्लाई कर सकती है जब वो 35 ईयर की कंप्लीट हो चुकी होगी और उसके पास भारत की नागरिकता होगी, तब जाकर वो अप्लाई करने में सक्षम होगी, एलिजिबल होगी।
क्लियर है? तो ये है आर्टिकल 58। बातें क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ना है भाई, फिर आगे चलना है। आगे क्या कहता है, आगे की कहानी समझते हुए चलना है। आगे क्या लिखा गया है, आगे क्या लिखा गया है। बहुत बढ़िया। चलिए, आर्टिकल आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 कुछ नहीं है, बड़ा आसान है और एग्जाम में भी बहुत कम पूछा जाता है। इतना ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आता, लेकिन हम छोड़कर नहीं चलेंगे, इसको भी समझते हुए चलेंगे। इसमें लिखा है कि जो राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, राष्ट्रपति का कार्यालय की दशाएं, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं, कार्यालय की दशाएं, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं, यानी कि जो राष्ट्रपति का ऑफिस होता है उसके कार्य क्या होंगे, इनके बारे में वर्णन किया गया है। आपको कार्य नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? बहुत सारे कार्य होते हैं। कहां तक पढ़ोगे? राजदूत आते हैं, एम्बेसडर दूसरे देश के हमारे देश में आते हैं, तो उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी होती है। हमारे देश के जो दूसरे देश में एम्बेसडर को नियुक्त किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना होता है ना। जो दूसरे देश के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उनका स्वागत करना होता है। तमाम तरह के कार्यालय हैं, है ना, तमाम तरह के कार्य हैं। भारत का कोई भी कार्य होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है ना। उस पर जो स्टैंप लगाता है वो लगा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उस पर हस्ताक्षर होते हैं, मोहर होती है। ठीक है, तो ये तमाम तरह के कार्य होते हैं, आपको उनमें नहीं जाना है। बस इतना सा ही जान लीजिएगा कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट के कार्य होते हैं उनका, उनके बारे में आर्टिकल 59 में मेंशन है। उनके कार्यालय की जो प्रोसेस है उसका जिक्र किया गया है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक बताइएगा। फिर चलते हैं आर्टिकल 60, है ना। आर्टिकल 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 60 क्या कहता है, एक बार देखेंगे। आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 क्या कहता है? हुँ? हाँ, वही कहता है जो पहले कहता था। सही बात है ना? करेंगे कंफर्म भाई एक बार। यस, बिकॉज़ सी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज की कोई लिमिट नहीं होती क्या? 35 के बाद कितना भी हो, हाँ, कितना भी हो। 2 दिन कम भी नहीं, 2 घंटे भी कम नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं कम चलेगी भाई। 1 दिन भी कम नहीं चलेगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चल रहा है, ये नियम है, ये लॉज़ हैं। 1 दिन भी अगर कम है तो नहीं चलेगा। दिवालिया का मतलब पागल नहीं होता। वो आपने दिवालिया नहीं, वो दीवानगी पढ़ लिया होगा। किसी के सर चढ़ जाती है ना कि ये दीवाना हो चुका है, तो उसे कहते हैं पागलपंती। ये है दिवालिया। मानसी सिंह पागल समझते थे, आपके समझने से थोड़ा ही हो जाएगा। आप कुछ भी समझ लो, आप मुझे भी पागल समझ सकते हो कि मास्टर पागल है, पता नहीं क्या पढ़ाता रहता है। तो दिवालिया का मतलब होता है जो किसी संस्था से पैसे ले ले, आरबीआई से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया या किसी फाइनेंस कंपनी से पैसा ले लिया और उसके बाद वो उसको चुकाने में सक्षम ना हो, उसको कहा जाएगा दिवालिया। या वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है कि भाई मेरे पास अब कुछ नहीं है, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था या जहां मैंने पैसा लगाया था वो कंप्लीटली समाप्त हो चुका है ना। वो कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। आर्टिकल 16 कहता है राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनको ओथ, है ना, शपथ का जो इंग्लिश में अर्थ होता है इसको कहते हैं ओथ, है ना, शपथ। हमारे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ ओथ, है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, सबसे आसान क्वेश्चन है भाई ये। बताएंगे? चलिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है ये कि हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
यही आप पढ़ते हैं, यही आप रील्स देखते हो कि 5 मिनट में 15 क्वेश्चन पॉलिटी के अगर कर दिए तो आपका आरपीएफ एसआई निकल जाएगा। आरपीएफ एसआई के अलावा सीजीएल आप निकाल दोगे, यूपी पुलिस आप निकाल दोगे, सब कुछ निकाल दोगे। है ना? बताएंगे कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री दिलाते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर दिलाएंगे, या फिर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, या वॉइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं, है ना, वॉइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या फिर, है ना, या फिर कौन दिलाता है, या फिर हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, है ना, स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, वो दिलाते हैं, वो दिलाते हैं भाई। स्पीकर जो होते हैं वो दिलाते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई मानसी सिंह, वेरी गुड। पीएम सोनू यादव। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अगर पेपर सेट करने के लिए मुझे बैठा दिया जाए तो इस क्वेश्चंस को मैं कहीं भी नहीं लिखूंगा भाई। किसी भी एग्जाम के लिए इस पेपर को मैं सेट नहीं करूंगा, है ना। इस क्वेश्चंस को किसी भी एग्जाम में डालने वाला, किसी भी एग्जाम में नहीं डालूंगा मैं इस क्वेश्चंस को। इतना आसान क्वेश्चन है ये, और आप गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, इस बात को स्वीकार करो। आदमी, इंसान जब ही गलती करता है जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जब अपने आप को हम भगवान मानना स्टार्ट कर देते हैं। वो मूवी देखी होगी आपने जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो जब वो फीलिंग आने लगे तो मान लीजिए आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो वही आपके साथ हो रहा है। ये हो रहा है भाई। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, है ना। हमेशा इंसान गलती वहां करता है जब दूसरे को हल्का नाप लेता है, हल्का आंक लेता है। आपने इसको बहुत हल्का समझा, शपथ का ही तो है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। शपथ का ही तो मामला है भाई, है ना। इतना आसान क्वेश्चन हम कैसे गलत कर सकते हैं, वो वाली बात है। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो शपथ दिलाएंगे। अगर ये नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट कि ये वहां पर शामिल नहीं है, उपस्थित नहीं है, फिर कौन होगा? फिर होंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश। इनके बाद जो भी वरिष्ठ होंगे, सीनियर होंगे, वो शपथ दिलाएंगे, वो शपथ दिलाएंगे। अब बताइएगा, आप जो कहते हो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अब देखिएगा ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर मुझे पेपर सेट करने के लिए पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को मैं सेट नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखना। वॉइस प्रेसिडेंट वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी वो अपना त्याग पत्र देंगे तो वॉइस प्रेसिडेंट को देंगे, वॉइस प्रेसिडेंट को शपथ त्याग पत्र देते हैं, है ना। वॉइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देते हैं। ये कंडीशंस हैं, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इनको समझिए, इनको समझिए। एक हायरार्की सिस्टम होता है ना, एक पोस्ट हायरार्की होती है। सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, है ना, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। और हमारे राष्ट्रपति शपथ में संविधान की शपथ लेते हैं। किसकी? संविधान की संविधान की शपथ लेते हैं। किसकी भाई? संविधान की, संविधान की शपथ लेते हैं। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे संविधान के पेरेंट कहे जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि हमारे मुख्य न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, या फिर कह सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट को पेरेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पेरेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? ये हमारा मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं। बातें समझ में आई? बहुत आसान सी चीजें कभी कभी गलत कर देती है और एग्जाम से हम बाहर हो जाते हैं, एग्जाम से हम बाहर हो जाते हैं। कभी भी अपने आप को अगर आपको जांचना है, देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाया करें। उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैक्सिमम मेरी गलतियां जो हैं उन क्वेश्चंस में हैं जो आसान हैं, जिनको मैं जानता था, लेकिन जल्दबाजी में गलत होता है, ओवर कॉन्फिडेंट में गलत होता है।
कि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया मुझसे? ये तो मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो गया। यहाँ गलती होती है। ठीक है, चलिएगा भाई। नेक्स्ट आर्टिकल 61 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से अगर समझ लिया तो जीवन में कभी फिर महाभियोग आप नहीं भूलेंगे। महाभियोग होता क्या है ना? महाभियोग होता क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, है ना? तभी आप बाकी की चीजें पढ़ पाओगे, है ना? इम्पीचमेंट जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? महाभियोग या इम्पीचमेंट। महाभियोग या फिर इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है, या इसको हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं इसको? इम्पीचमेंट बोला जाता है ना? हाँ, रगनी हाँ, रागनी, बिल्कुल। हाँ, आपने सही बताया, बहुत बढ़िया। आपके लिए तालियां। कैसे करते हैं निखिल सर? जब गलत हो जाए। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। आपका सही था, हाँ बिल्कुल, आपका सही था। बहुत बढ़िया भाई, है ना? महाभियोग भाई मुझे लगता नहीं कंप्लीट होगा। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे लग रहा है निखिल सर की क्लास नहीं है, मैं पता करके आता हूँ। आज निखिल सर की क्लास नहीं है ना? निखिल सर की क्लास नहीं है आज, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा। ठीक है सर, चलिएगा। महाभियोग या इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर प्रारंभ होती है ना? किस पर प्रारंभ होती है? राष्ट्रपति पर। उनको अपने पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज किया जाता है उसे हम महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का, जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग, जो आर्टिकल 61 में लिखा गया है। आर्टिकल 61 में लिखा गया। अब इनको हटाते क्यों है इनके पद से? जब ये संविधान का उल्लंघन करें। अगर हमारे राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, है ना? संविधान का उल्लंघन करते हैं, है ना? या उसका अतिक्रमण करते हैं, यानी कि उसको ओवरलैप करते हैं। अतिक्रमण का मतलब होता है ओवरलैपिंग करना। अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है या महाभियोग प्रक्रिया की जाती है। बात समझ में आई या नहीं? बात इतना बता दीजिएगा। मैंने दो चीजें आपको समझाई हैं, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, जीवन में कभी गलती नहीं कर पाओगे। क्या कहता है? आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग है, इम्पीचमेंट है। किस पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर। क्यों लगाया जाता है? जब हमारे राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करें, संविधान में जो बातें लिखी हैं उनको ओवरलैप करें, तब है, तब क्या होता है? तब इम्पीचमेंट लगाया जाता है। अभी पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे लगता है, कैसे उनको हटाया जाएगा उनके पद से, है ना? जैसे आपने प्रेसिडेंट को पढ़ा है, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा है भाई, प्राइम मिनिस्टर को उनके पद से हटाया जा सकता है ना? कैसे उनको हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाकर, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जिसको कहते हैं, उसके बाद हम अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, प्रोसेस किया गया है, तो इसको हम कहते हैं महाभियोग, या फिर इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको फिर हम कहते हैं इम्पीचमेंट। अब ये प्रोसेस क्या होता है महाभियोग का, इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये कहाँ प्रारंभ होती है ना? ये कहाँ पर प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है लोकसभा में या राज्यसभा में? ये लोकसभा में प्रारंभ होगी या फिर ये राज्यसभा में प्रारंभ होगी, या फिर ये राज्यसभा में प्रारंभ होगी? तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में प्रारंभ होती है ना? इन दोनों में प्रारंभ होती है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? ये किसी भी सदन में इनके खिलाफ ये प्रस्ताव लेके आ सकता है ना? किसी भी सदन में ये प्रस्ताव की लाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, अगर लोकसभा में लेके आते हैं तो यहाँ पर 100 सदस्यों के आवश्यकता पड़ती है।
अगर ये राज्यसभा में लेकर आ जाता है तो यहाँ पर 50 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है ना, 50 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, 50 सदस्यों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। अगर लोकसभा में लेकर आते हैं तो 100 की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं बताएंगे, है ना, बात समझ में आ रही है या नहीं, जल्दी से कंफर्म कीजिए इस चीज को, है ना। ऐसा एक प्रस्ताव लेकर आते हैं कि हमें डाउट है कि हमारे प्रेसिडेंट ने संविधान का अतिक्रमण किया है, ओवरलैप किया है। अगर ये ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता, उनके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ही कोई प्रस्ताव अगर राज्यसभा में आता है तो 50 की आवश्यकता होती है, 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हैं। अब यहां पर क्या आगे प्रोसेस चलता है उसको समझिएगा। प्रोसेस ये चलता है कि 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है, जिस भी सदन में आप लेके आ रहे हो, चाहे फिर आप लोकसभा में लेके आ रहे हो, चाहे फिर आप इसको राज्यसभा में लेके आ रहे हो, 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना होता है। नोटिस देना अनिवार्य है। क्वेश्चंस कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है? 14 डेज पहले अनिवार्य होता है। ये देना ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। बातें क्लियर है? चलिएगा, अग्रिम नोटिस इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं अग्रिम नोटिस दे देना। क्या दे देना? अग्रिम नोटिस देना। हाँ, क्लियर। चलिए, मान लीजिए ये ऐसा कोई प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आया जाता है, 14 दिन पहले नोटिस भेज दिया गया और एक दिन डिसाइड कर लिया गया कि सदन पर इस पर बहस होगी, है ना। लोकसभा में इस प्रस्ताव को लेकर, इस मोशंस को लेकर बहस होगी। अगर बहस में या इस प्रस्ताव पर कुल सदन का 2/3 हस्ताक्षर कर देते हैं, मान लीजिए यहां पर टोटल संख्या है कितनी? 545 है। 545 या फिर 543 आप लगा लीजिए। 543 का अगर 2/3 सदस्य इसके समर्थन में आ जाते हैं, इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, या इस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, इसके समर्थक बन जाते हैं, इसके समर्थक बन जाते हैं, इसके समर्थक बन जाते हैं, ध्यान रखना, इसके समर्थक बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसको इस सदन से पास माना जाएगा, ये इस सदन से पास माना जाता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए लोकसभा में हम कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आए और इस प्रस्ताव को लाने से पहले हमने 14 डेज पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भी जारी कर दिया कि हम उस दिन आपके खिलाफ क्या लेके आ रहे हैं? महाभियोग लेके आ रहे हैं। और ये मोशंस में, इस प्रस्ताव में कुल सदस्यीय संख्या का, है ना, कुल सदस्यीय संख्या का ये शब्द आपको मिलेगा वहां पर, कुल सदस्यीय संख्या का 2/3 से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, 2/3 से अगर वो पास हो गया तो इसको पास माना जाएगा, इसको इस सदन में पास माना जाएगा, इस सदन में इसको पास माना जाएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं? अगर ये इस सदन में पास हो जाता है तो फिर ये दूसरे सदन में भेजा जाता है। कहां पर? इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होगा। राज्यसभा में भी इसमें इसको पास कराने के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 की आवश्यकता होती है, 2/3 की आवश्यकता होती है। क्या यहीं पर काम समाप्त हो जाता है? नहीं, ध्यान से सुनिएगा अभी क्या कहानी इसमें बनी हुई है। अगर ये दोनों सदनों से पास हो जाए फिर इसके बाद की कहानी क्या है? फिर इसके बाद की कहानी ये है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर एक समिति बनती है ना, यहां पर एक समिति बनाई जाती है भाई। है ना, हाँ, राज्यसभा में भी सेम यही प्रोसेस चलेगा। एक बार पानी पी लो यार थोड़ा सा।
ठीक है। समिति जांच करेगी, जांच में अगर सही पाया जाता है तो उनको उनके पद से हट जाना होता है। क्लियर है? उनको उनके पद से हट जाना होता है, ध्यान रखना। ठीक है। क्या? हाँ, आपने हटा दिया था इसको। अरे बताएंगे कुछ, कमेंट्स वगैरह करो या चले गए? कुछ तो बोलो। कुछ बता ही नहीं रहे हो यार। ठीक है ना, चलिए। है ना, तो ये जो राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पास किया जाता है, इसको राज्यसभा के प्रस्ताव को जांच सदन कहते हैं। है ना, जांच सदन होता है। ये जांच सदन में पास हो जाने के बाद इनको अपने पद से इस्तीफा देना होता है ना, अपने पद से इनको इस्तीफा देना होता है, देना होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, देना होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों में पास होना जरूरी है, यह भी बात ध्यान रखना। दोनों में पास होना जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए लोकसभा में आया, उसमें पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता, तो उसको नहीं माना जाएगा। दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है भाई, ये क्योंकि प्रेसिडेंट के पद का मामला है ना, प्रेसिडेंट के पद का मामला है, एक से काम नहीं चलेगा। इस दिन से ही अपना इस्तीफा इनको देना पड़ेगा, जिस दिन ये मान लिया गया दोनों सदनों से पास हो गया, तो उसी दिन से इनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस बात को लेकर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक चीज और आपसे पूछी जाएगी, नोट डाल के लिखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। मैं दिखा सकता हूं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आपको कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। तो यहां पर आप लिखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बातें समझ में आई? यहां तक क्लियर है? चलिए, और इसके आगे की कहानी क्या है उसको समझ लीजिएगा। यहां से और क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां से और क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है, इस प्रोसेस में, है ना, इस प्रोसेस में शामिल कौन होता है, शामिल कौन होता है, शामिल कौन होता है, शामिल कौन होता है, शामिल कौन होता है। ठीक है ना, शामिल कौन होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बड़े ध्यान से नोट डालकर लिखना। इसमें सदन के, सदन के, दोनों सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, ये जो दूसरा सदन जांच करता है ना, जब दूसरे सदन में प्रस्ताव भेजा जाएगा, इसको जांच समिति ही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक सदन में पहले पास करा लिया, दूसरे सदन में भेजा, तो दूसरा जो सदन है ये जांच समिति या जांच सदन ही इसको कहा जाता है ना, जांच सदन ही इसको कहा जाता है। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन भारत में नहीं आई है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चली हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, बातें क्लियर है। मैंने दो चीजें आपको समझाई थी, क्या समझाई थी, कि जब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की मैं आपको बात बता रहा था, वहां पर ये वाले सदस्य शामिल नहीं होते थे। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेट सदस्य, इनको शामिल नहीं किया जाता था चुनाव प्रक्रिया में, लेकिन जब इनको हटाने की प्रक्रिया की बारी आती है तो इनको शामिल किया जाता है। ये इसमें एक ट्विस्ट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको लिखना है। इसमें इलेक्ट और नॉमिनेट दोनों सदस्य शामिल होते हैं, है ना, दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, मैं फिर कह रहा हूं, आज आपको लग रहा होगा कि क्या लिखा रहे हैं, है ना, क्या समझा रहे हैं।
तब आपको आनंद आएगा जब इसके क्वेश्चंस पेपर देखोगे। ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपको लगेगा कि हमारी 1 घंटा 1.5 घंटा की मेहनत आज सफल है ना? वरना फिर बैठकर पंखा देखना या हॉल की छत देखना, है ना, कि क्वेश्चंस कैसा आया, कहां से आया, इसमें क्या टिक लगाएं, अक्कड़ बक्कड़ करें, क्या किया जाए इसका, है ना? दोनों इसमें शामिल होते हैं। एक नोट डाल के और लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट डालकर, यहाँ पर नोट डालकर लिखेंगे आप कि राज्य विधानसभा के सदस्य तथा केंद्र शासित विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, है ना, जो इनकी वोटिंग में भाग ले रहे थे, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य व, है ना, व राज्य विधानसभा के सदस्य व दिल्ली व पुडुचेरी के सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य, पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, सदस्य शामिल नहीं होते, शामिल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अरे बात समझ में आई यहां तक? क्लियर है? केवल हमारी संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही इनकी इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें भाग लेते हैं, मनोनीत और नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों। लेकिन यहां पर जो राज्यों की विधानसभाएं हैं और हमारे जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी, इनमें विधानसभा है, इनके सदस्य शामिल नहीं होते। ये बात याद रखना। अब मुझे बताएं इसमें आपको क्या डाउट है? थोड़ा सा प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है, ये मैं मानता हूं थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टेड है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कैसे होता है। अगर कल को आपसे कोई पूछ ले, आप उसको समझाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि भाई ऐसे प्रोसेस होता है, जो आप बता रहे हो ऐसे नहीं होता। या घर में कोई पूछ ले कि अरे राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है यार, बताइएगा कैसे चुनाव होगा, तो आप तुरंत बताएंगे, है ना? हमारे देश में एक राष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान है, उसका निर्वाचन मंडल में ये लोग शामिल होते हैं, हम वोट नहीं करते, हमारे प्रतिनिधि वोट करते हैं। वो भी वोटिंग सिस्टम जो है वो इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम दिया गया है, जिसको एकल संक्रमणीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। और वो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया, वो टेबल बना के उस आपने अगर उसको समझा दिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, कि भाई इतना डीप आपने कहां से पढ़ा, कैसे पढ़ा। ठीक है, चलिएगा। यहां तक डाउट किसी को पूछ सकते हैं, कोई भी मन में किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट है अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का, तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा राष्ट्रपति जी खत्म है, मतलब टॉपिक खत्म है। राष्ट्रपति ने टॉपिक खत्म है। अब इसमें आर्टिकल 71 करा चुका हूं, अभी 72 बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि और कहीं राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी पढ़ना है, अभी 75 पढ़ना है, अभी 123 पढ़ना है ना, आर्टिकल 123 हमें पढ़ना है। लेकिन जो मेजर मेजर उनके आर्टिकल्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेजर मेजर जो आर्टिकल्स थे। ठीक है, इसका नीलम संजीव रेड्डी, वो तो जब पूरा सीक्वेंस कराऊंगा तब, अभी बचा हुआ ना इसमें। ना वो पूरा एक बार पढ़ाना है, पूरा का पूरा, पूरी लिस्ट देनी है ना वो, उसकी प्रेसिडेंट की लिस्ट। क्लियर है? चलिए, तो आज यहीं तक इसको रखेंगे, है ना, आज यहीं तक इसको रखेंगे। और इसके आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वो छोटा सा टॉपिक है, वॉइस प्रेसिडेंट, उसको पढ़ना है ना, उसको पढ़ना है। और परसों से हमारी फिर संसद स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संसद। 6 महीने बाद संसद आपकी चलने वाली है ना, पार्लियामेंट जो है वो संसद हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा को, है ना, लोकसभा का गठन कैसे हुआ, कैसे होता है ना, इसको हम पढ़ेंगे, राज्यसभा को हम पढ़ेंगे। और आपको यहां से नहीं पढ़ाऊंगा, आपको लेके चलूंगा ब्रिटिश शासन में, है ना, इसको लोकसभा को ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था, इसका कंपैरिजन पढ़ाऊंगा कि अन्य देशों में लोकसभा के समान जो अन्य सदन है
उनको किस किस नाम से जानते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए कॉमन ऑफ हाउस, लोकसभा के जो समान सदन है ये किस देश में है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस ये किस देश में है। ऐसे आपको कंपैरिजन करके पढ़ाना है, क्योंकि कंपैरिजन से क्वेश्चंस मैंने देखा है भाई, सीजीएल वाले जो बच्चे हैं, एक दो बच्चा इसमें सीजीएल वाला भी है ना, जो लाइव है ना। वैसे तो सभी एग्जाम्स आप दे रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन वहां पर ये कंपैरिजन पूछा गया था एक बार, लोकसभा किसके बराबर है, राज्यसभा किसके बराबर है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है जो सब पढ़ रहे हैं। जो सब पढ़ रहे हैं तो भीड़ में चल रहे हैं भाई, है ना। वो चीजें देखिए जो अभी तक आपको नहीं मिली, किसी बुक में नहीं मिली, वो चीजें हमें देनी है आपको। तो संसद में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद अपने घर में भी संसद बना दोगे, ये मेरी गारंटी है। किसी को लोकसभा अध्यक्ष बना दोगे, उसका चुनाव भी करा दोगे, है ना, गठन भी कर दोगे। जो वरिष्ठ होगा उसको राज्यसभा में कैसे लेके आना है वो बता दोगे। उसको ऐसे पढ़ो कि समझ में आए, है ना, उसको एग्ज्यूम करके, जिसको पिक्टोरियल फॉर्म में कहते हैं ना, कि एक बार आंख बंद करके पूरा का पूरा एक प्रोसेस अपने माइंड में छाप लो कि ये संसद है, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के समान हमारी माताजी हैं, तो माताजी कौन है, गृह मंत्रालय उनके पास है ना। तो वो सारी चीजें हैं, है ना। देखो हर चीज में समय लगता है, मैं फिर कह रहा हूं भाई, अगर आप सच में इस चीज को जानते हैं कि हमारे पास एक चांस है या दो चांस है और मुझे इन्हीं में निकालना है, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। मुझे नहीं पता आपसे पहले आप कहाँ पढ़ते थे या कहाँ नहीं पढ़ते थे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद जितना आपको करा रहा हूँ, अगर आपको आपके एग्जाम में ना मिला तो कहना, गारंटी के 101% दावा है, अगर क्वेश्चन आया तो आप करके आओगे, अगर ईमानदारी से पढ़ा है। ऐसा नहीं कि आपने फोन चला रखा है, क्लास चला रखी है और आप सो रहे हो या बराबर में चैटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ईमानदारी से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन सोल्व होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, चाहे मुझे छोड़ कहीं भी आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिएगा। तो ये था आज का सेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है वो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। इसको लेकर पैनिक नहीं होना है, इसको लेकर पैनिक नहीं होना है कि कहां चली गई, वो हम डलवा देंगे, शाम तक डल जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।